हाँ जी एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो बेटा? वेरी 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 गुड इवनिंग। क्या मजे चल रहे हैं? भाई गौरव भाई रैंक लेके आएगा। एक ग्रुप पास है फिर भी दे के आएगा दोनों ग्रुप। हाँ जी बेटा, कोई ग्लिच विच नहीं होता, वो कोई नहीं, तू सेकंड ग्रुप दे के आ। चलो, वेलकम 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 टू आवर टुडे सेशन। आज के सेशन में भाई क्या करने वाले हैं हम लोग? जो प्रीवियस सेशन में हुआ था सर, उसी का एक्सटेंशन होने वाला है। हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या कर लिया, हमने मई 24 से लेके अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे बेटा, सारे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 के सारे डिस्कस कर लिए थे। आज हम करने वाले हमारे बाकी का ये सेकेंड जो हमारा पार्ट बचा हुआ है, सेकेंड पार्ट चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 11 का। तो भाई साहब, उम्मीद करता हूं आपकी नोटबुक्स आपके साथ में होंगी। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा हम उसको लिख कर भी देखेंगे, आप भी मेरे को बताओगे और लिख के क्वेश्चन भी आपको कॉपी करनी है। उम्मीद करता हूं पिछली वाली जो आपकी ये मेरी ये शीट थी, ये आप लोग को मिल चुकी होगी। आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सारे आंसर्स डाउनलोड कर लिए होंगे, अभी वाले भी कर लेना। चलो, हेलो हेलो हेलो। और आज के सेशन की इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है भाई? आईसीआई ने भी स्वागत किया है आपका एडमिट कार्ड भेजकर। अब तो भाई एकदम सीरियस हो गया है ना मामला। अब तो एग्जाम एकदम सर पे आ ही चुके हैं, कोई चारा नहीं बचा। तो आइए भाई, टाइम वेस्ट और नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर नंबर 6 विच इज आवर क्यूटेस्ट चैप्टर। यस, क्यूटेस्ट चैप्टर बोलेंगे बस यार, क्यूट तो है सर। ठीक है, चैप्टर 6 जो है हमारा, जिसका नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्यूट जरूर है और 4 से 6 नंबर का आएगा अगर आएगा। अगर आएगा, बस ये वाली बात होती है ना इसके अंदर कि सर जरूरी नहीं है ना कि हर अटेम्प्ट में इसमें से सवाल आए। एक ये वाली जो बात होती है ना, ये थोड़ी सी बुरी लगती है। भाई कर दो ना चैप्टर 6 कंपलसरी, बच्चों के लिए इजी हो जाएगा, है ना? छोटू है ना ये। हाँ, डाउनलोड नहीं हो रहा एडमिट कार्ड, रुक जा बेटा, पूरी पूरी दुनिया लगी है। ऐसे में एडमिट कार्ड नहीं हुआ, हमारा पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, आज नहीं डाउनलोड करेंगे तो कैसे होगा, है ना? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा सुनो, जैसे ही एडमिट कार्ड आता है हम लोग की टीम भी आप लोग को है ना एक वो फॉर्म वगैरह भेजती होगी, उसको भी भर देना भाई, अपनी डिटेल्स वगैरह उसमें डाल देना। चलो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ आर मई 24 का क्वेश्चन। देखें क्या आया था मई 24 में ऐसा, और हमें क्या ये आता है, हम किस लेवल पे अभी पढ़े हैं इसके अंदर। तो सीएबी एंड ऑडिटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बिजी ऑडिट सीजन was occupied in assembling of final audit file। अच्छा, ऑफ वन ऑफ हिज क्लाइंट। ये खुद ही लग गया। ये वैसे एक कौन सा प्रोसेस होता है, जल्दी से मेरे को चैट में लिख के बता दो कि ये असेंबली वाला नाटक है ना फाइनल ऑडिट फाइल का, ये कौन सा प्रोसेस होता है? देखे आपके एमसीक्यू में नंबर आते हैं या नहीं आते। ठीक है, सो असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल ऑफ वन ऑफ हिज क्लाइंट। First of all, he started preparing various documentation that of that client. He started preparing. He started preparing now. After completion of the audit season, he started preparing now. भाई यहां पे तो एक रिस्क दिखता है अपने को, है ना? अपन तो जैसे जैसे ऑडिट चालू रहती है वैसे वैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और बच्चों ने सही आंसर भी दे दिया कि हाँ सर जी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, लेकिन ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग नाउ। ये मेरे को गलत बात लग रही है। ठीक है, ये मेरे को गलत बात लग रही है कि अब वो स्टार्ट कर रहा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एंड देन केप्ट दोस डॉक्यूमेंट्स इन वेरियस फोल्डर। यस, एंड वी कॉल दोस फोल्डर्स एज, क्या बोलते हैं जहां पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं, व्हाट डू वी कॉल दोस फोल्डर्स? जल्दी से बताओ। ही वाज प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज, अरे यार आंसर ही दे दिया, एज वेल एज ऑडिट फाइल in paper form because he believed that it is mandatory। क्या बेटा पेपर फॉर्म मैंडेटरी है? हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं कर सकते हैं क्या? पेपर फॉर्मेट ही होना चाहिए। ऐसे तो नहीं है, ऐसे कैसे? He could complete audit documentation as well as assembling a final audit file of that client after 3 months। ये देख भाई की डिग्री जाने वाली है, भाई की डिग्री जाने वाली है। 3 महीने के बाद SQC1 ने कितना समय दिया था? जल्दी से बताएंगे कि SQC1 ने कितना समय दिया था? ऑडिट खत्म होने के बाद कितने समय में हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाना चाहिए? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जनरली ही रिटेन्स द ऑडिट फाइल ऑफ द क्लाइंट फॉर ओनली 4 years। भाई ये पक्का गया,
ये पक्का गया, ठीक है, ये पक्का गया, क्योंकि ये 4 साल ही रख रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। चेक द वैलिडिटी ऑफ द एक्शंस। भाई इसके सारे सारे कांड ही है ना इसके खराब है ना, सारे कांड खराब है। एक तो भाई ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट क्लाइंट, ठीक है, इट शुड हैव बीन आफ्टर ऑडिट कंप्लीशन। हम प्रिपेयर स्टार्ट नहीं करते, हम पहले ही कर देते हैं। दूसरी बात, इस भाई को लगा ये सिर्फ पेपर फॉर्मेट में होने वाला है, नहीं भाई ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी होता है, ठीक है। तीसरी पंगा आया कि भाई ने 3 महीने के बाद चालू किया, जबकि तुमने मेरे को आंसर सही दे दिया है कि सर ऑडिट रिपोर्ट के 60 डेज के बाद होना चाहिए। और चौथा पंगा, मेरे हिसाब से 4 नंबर के लिए चारों पंगे यहां पे आ गए हैं। चौथा पंगा क्या कि भाई साहब ने 4 साल तक ही रखा, जबकि हमें 7 साल तक, है ना। काव्या कह रही है कि सर इसकी फील्डिंग सेट है ना। भाई ये लोग जाएंगे तभी तो हम जैसे आप जैसे लोग यहां पर आएंगे, गद्दी पे विराजमान होंगे। भाई अब इसमें तो क्या ही है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी रिकॉर्डेड ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया। अब ये अदर मीडिया को मैं हमेशा कबूतर बोलता हूं, क्योंकि और क्या भाटे पे लिख के भेजोगे। ऑडिट फाइल में भी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर, ये सब बकवास बकवास बकवास। हेंस द व्यू ऑफ सीएबी दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेड मैंडेटरीली इज नॉट करेक्ट। पहली गलती यहां पे। दूसरी, द ऑडिटर शैल प्रिपेयर, ये देखो टाइमली बेसिस पे प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयरिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सफिशिएंट एप्रोरिएट है, ब्ला 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 ब्ला, ये बकवास है। ऐसे डॉक्यूमेंटेशन, ये रही इंपॉर्टेंट, मेरे को लगा ये पहले लिखेगा इसको, इसने इसको बाद में लिख दिया। ऐसे डॉक्यूमेंटेशन जो भाई ने कब बनाए हैं, आफ्टर वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड, ये लेस एक्यूरेट रहेंगे। ये वाले डॉक्यूमेंटेशन लेस एक्यूरेट रहेंगे। ये हमारा दूसरा नाटक। तो पहला नाटक भाई हम लोग को मिल गया, कि इट कैन बी इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, और ठीक है ये अदर मीडिया भी हो सकता है। दूसरा, आफ्टर वाले डॉक्यूमेंट जो हैं लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट। ये जो मैं आपको गोले मार रहा हूं ना बेटा, ये है आपके वो कीवर्ड्स जो आपको एग्जाम में नंबर देंगे, ठीक है। फिर कंप्लीटिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट, ये बकवास। फिर तीसरा पंगा, ये रहा तीसरा पंगा हमारा सर जी। तीसरा पंगा क्या कि असेंबली फाइनल इज नॉट ऑर्डिनरली मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के। भाई साहब 60 दिनों के अंदर, नॉट मोर देन 60 डेज, नॉट मोर देन 60 डेज के अंदर ये वाला काम हो जाना चाहिए। और इन द गिवन सिचुएशन बी ने बाद में किया विच इज नॉट वैलिड एज पर एसक्यूसी 1, फिर इसने एसक्यूसी 1 का नाम लिख दिया। चौथा पंगा ये आया कि रिटेन सिर्फ 4 साल तक के लिए कर रहा है, लेकिन एसक्यूसी 1 ने क्या बोला कि नो शॉर्टर देन 7 years, नो शॉर्टर देन। बेटा जो चीज मैंने डब्बे में डाली है ना, ये हैं वो कीवर्ड्स जो 4 नंबर के लिए 4 मार्क्स आपको दे जाएंगे, ठीक है। इस वाले को मेरे हिसाब से तो वैसे लिखने में कोई तुम्हें तकलीफ आएगी नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आती है, एक बार मैं जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा मैं कुछ आप लोग को लिख के दे दूंगा, उसके बाद आप लोग भी प्रैक्टिस करना इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहां पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिख दिया। मेरे हिसाब, मेरा तो ये May 24 का है, ठीक है। अब आंसर जब हमने चालू किया, सो as per the standards on auditing, जो कि है SA 230 and SQC 1, ठीक है, the audit documentation prepared after the date of audit report or after the completion of audit are likely to be
लेस एक्यूरेट। ठीक है, ये हमारा पहला वाला पंगा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला पंगा सॉल्व हो गया। एक मिनट, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूं बेटा, ये इतना छोटा ठीक है। ठीक है, हाँ, तो लाइकली टू बी लेस एक्यूरेट। दूसरा पंगा, audit documentation can be prepared, audit documentation can be prepared in physical, electronic or other media। तीसरा पंगा, audit documentation should be prepared within 60 days after the date of audit report, and finally फोर्थ वाला भी यहीं पे आ जाएंगे, such documentation should be kept for no shorter than 7 years as per SQC 1। हेंस एक कंक्लूजन डाल देंगे, हेंस द कंटेंशन भाई के इसके कंटेंशन जो है वो खराब हो गए। डन है, डन है, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत? चले आगे, क्लियर है भाई साहब? सब बच्चे लिख रहे हैं क्या? डन है, सच्ची सच्ची लिख रहे थे क्या तुम लोग? नाइस यार, नाइस। चलिए आइए, फिर सितंबर में इस पे क्या सवाल आया था? ओके, मई में आया, सितंबर में Messrs. PK and Company Chartered Accountants are the statutory auditors of JC Limited. CA Tarun, partners of Messrs. PK and Company, was entrusted to supervise and verify the inventory item as on 31/3/2024। इतना तक तो पढ़ के ऐसा लगता है ना शायद ऐसे 501 का सवाल होगा, चैप्टर 5 का सवाल होगा, क्योंकि इन्वेंट्री की बातें हो रही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन अ लार्ज चंक ऑफ, अब लार्ज चंक भाई को किस चीज के मिले हैं? ऑफ ड्राफ्ट इन्वेंट्री शीट। ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? रफ इन्वेंट्री शीट वर एक्यूमुलेटेड एंड देन फाइनल इन्वेंट्री शीट वॉज प्रिपेयर्ड। अरे ड्राफ्ट भी थे और फाइनल भी थी। द ऑडिट असिस्टेंट्स केप्ट ऑल दीज ड्राफ्ट्स एंड द फाइनल। अरे ये सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स है रे, याद है ना वो फैक्टर्स, जब हम चेंजेस कर भी सकते हैं, अगर वो चेंजेस, ये जो फाइनल असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल होती है उसमें हम चेंजेस कर भी सकते हैं, बस वो चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होने चाहिए। उसमें हम कोई भी नया हथियार, नो न्यू ऑडिट प्रोसीजर, या कोई भी नया कंक्लूजन, नो न्यू कंक्लूजन उसमें से हम निकालें। इन दोनों को छोड़ दो, हथियार मत लगाओ, नया कंक्लूजन मत निकालो। उसके अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस है, आप बिल्कुल 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 कर सकते हो। और हम लोगों ने उसके एग्जांपल देखे थे बेटा कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के, कि भाई साहब सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट, एक ही जैसे दो दो डॉक्यूमेंट्स क्या करोगे? ठीक है, तो भाई ने ऑल दीज ड्राफ्ट्स एंड द फाइनल इन्वेंट्री शीट इन द ऑडिट फाइल। इज द अप्रोच ऑफ ऑडिट असिस्टेंट करेक्ट? अरे असिस्टेंट ऐसा गधा है। Which papers documents may not be included in the audit documentation? क्या क्या नहीं आएंगे? वो सुपरसीडेड नहीं आएंगे, याद आया? एकदम सीधा सीधा, द ऑडिटर नीड नॉट इंक्लूड कौन कौन से डॉक्यूमेंट? सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर, नोट्स जो इनकम्प्लीट है या प्रिलिमिनरी थिंकिंग है, प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जिनको हमने टाइपोग्राफिकल एंड अदर एरर के लिए ठीक किया था,
डुप्लीकेट्स डॉक्यूमेंट वगैरह जो होते हैं इन सबको हम नहीं रखेंगे, ठीक है। सो इन्वेंटरी शीट नॉट करेक्ट, द ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट, ये तो ठीक है। दस द अप्रोच, ये जो है नॉट करेक्ट है, अप्रोच भाई की करेक्ट नहीं। डन है, इजी इजी इजी। फिर एक मिनट देखो, ध्यान दो, मई 24 आया, सितंबर 24 आया, जैन 25 नहीं आया। जैन 25 सवाल इसमें से नहीं आया, सीधा मई 25 आया। मतलब अभी तक न्यू सिलेबस के अंदर एक अटेम्प्ट स्किप हो चुका है चैप्टर 6, है ना। Messrs BP and Associates Chartered Accountant was appointed as the auditor of Nissan Limited, a company with pan-India presence for the financial year 23-24. The audit report was issued on August 20. अच्छा, 20 अगस्त को ऑडिट रिपोर्ट। आज क्या है? आज तो 18 अगस्त ही है। अच्छा, एक साल पहले की बात कर रहा है। Following the issuance of report, CAP instructed junior team member Mr. Y to assemble the final audit file and prepare completion memorandum. Completion memorandum, जिसको audit documentation summary भी बोलते हैं, वो की रिस्क आइडेंटिफाई क्या क्या होते हैं और उस पर रिस्पॉन्स हमने क्या क्या दिया, ये चीज इसके अंदर लिखी जाती है, ये चीज इसमें लिखी जाती है। तो एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्लीशन मेमोरेंडम, कि भैया ये एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी होती है जिसमें की रिस्क की इश्यूज आइडेंटिफाइड एंड हाउ ऑडिटर रिस्पॉन्डेड टू दोज इश्यूज, ये दो चीजें लिखी जाती है। टीम मेंबर वाई कंप्लीटेड द असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल इन मार्च 25। भाई साहब 20 अगस्त 24 को काम खत्म हुआ, भाई मार्च 25 में किया, 60 डेज से तो बहुत ज्यादा ऊपर हो गए। एंड हैंडेड ओवर द पी। वाज द टीम मेंबर करेक्ट? नहीं, गधा है सर एक नंबर का। तो सर सिग्निफिकेंट ऑडिटर में कंसिडर इट इज हेल्पफुल टू प्रिपेयर रिटेन एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी। अब ये समरी क्या है, जिसको कंप्लीशन मेमोरेंडम बोलते हैं? सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हाउ दे वर addressed, ठीक है। इसके अलावा दूसरा वाला कि टाइमली बेसिस पे ये काम हो जाना चाहिए था सर, नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो मिस्टर वाई तो भाई बिल्कुल भी करेक्ट नहीं था। डन है। मेरे को सच्चे सच्चे बताना तुमको आंसर आया था क्या? क्योंकि यहां पे हमारा चैप्टर 6 खत्म हो गया। भैया चैप्टर 6 जल्दी खत्म हो गया डजंट मीन कि आज का सेशन जल्दी खत्म होने वाला है। भाई आधी ऑडिट पड़ी है। चैप्टर 6 तो चुन्नू मुन्नू था, लेकिन चैप्टर 7, 8, 9, 11 भारी भारी है ना। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग चैप्टर 7 के अगर मार्क्स वाइज अपन देखते हैं, मैं आपको इसको वापस से फिर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलता हूं बेटा, क्योंकि अगेन 8 to 12 मार्क्स सिर्फ 6 एसेज हैं, और 6 ऐसे होते हुए भी जरूरी नहीं है हर ऐसे में से सवाल आए। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दे दी है। सुन भाई, अभी से फिर से बोल रहा हूं, जिसने भी एबीसी एनालिसिस नहीं देखा या जिसने भी मैराथन नहीं देखी, उसके लिए मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे आपको करा दिए हैं। लेकिन है ना, ऐसे 560, 570, 580 ये आईसीआई के है ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनको अच्छे से कर लेना। 450, 260, 265 में जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क की है, ये मैं लास्ट मिनट का बता रहा हूं बेटा, जरूरी नहीं है उसमें से आए, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो कह रही है 560, 570, 580 में तो रिस्क लेना ही नहीं है। 450, 260, 265 ये जो 3 एसेज है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कर लेना, सब मत करना, है ना। अनन्या को ये चैप्टर इजी लगता है, ठीक है भाई बेटा, तेरे को लगता है तूने मेहनत की है, हर एक को नहीं लगता होगा ना, ठीक है। और इसमें से भाई हम उम्मीद कर सकते हैं 2 to 3 क्वेश्चंस भी हम इसमें से उम्मीद कर सकते हैं। कंप्लीशन एंड रिव्यू, चलो देखते हैं। सबसे पहले मई 24 में भाई क्या किस लेवल का सवाल था, क्या सवाल था, ठीक है। यहां पे वैभव कह रहे हैं सर हम प्रिसाइजली आंसर लिख सकते हैं ना, कि आईसीआई की तरह कहानी लिखने की जरूरत है बेटा, प्रिसाइजली लिख सकते हैं। इस वजह से ही वैभव हमने रैंकर्स की कॉपी आप लोग को दी है मेरे ड्राइव लिंक में। यूट्यूब पे भी आपको हमारे रैंकर्स की कॉपी दिख जाएगी, उसका लिंक दिख जाएगा, प्लीज चेक करो। आईसीआई को असली में बकवास नहीं चाहिए होती है, ये वही बच्चे हैं जो ये ऐसे लिख के अमेजिंग नंबर लेके आए हैं। तो भाई जब यही आईसीआई का तरीका, ये तो आईसीआई तुमको यहां पे है ना बुद्धू बनाने के लिए देता है,
ठीक है, तो आइए, द मैनेजमेंट ऑफ पीक्यू लिमिटेड चेंज ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट। ओके, ये तुम लोग मेरे को है ना क्वेश्चन पढ़ते ही बताओगे कि कौन से ऐसे का सवाल है, देखें तुम लोग पता कर सकते हो या नहीं। तो मैनेजमेंट ऑफ पीक्यू लिमिटेड चेंज ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट। मिस्टर जी एन ऑडिटर एट द टाइम ऑफ रिसीविंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑन द मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग, ये तो मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया था, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द मैनेजमेंट। ही वॉज इन अ डिलेमा यानी कंफ्यूजन, ही वॉज इन अ डिलेमा related to the date and period covered by, he was in a dilemma regarding the date and period covered by return representation। भैया डेट है ना, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के एज नियर एज प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए, बट नॉट आफ्टर। ये बात तो पक्की बात है, याद नहीं आई होगी। ऑडिट रिपोर्ट के एज नियर एज प्रैक्टिकेबल बट नॉट आफ्टर, ठीक है। फर्दर, न्यू मैनेजमेंट वाज ऑफ द व्यू दैट दे कैन गिव रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द डेट दे टुक ओवर, फ्रॉम द डेट दे टुक ओवर एंड नॉट द प्रायर पीरियड। भैया हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल का चाहिए, जब तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तब तक का पूरा चाहिए। आप कब से आए हो डजंट मैटर, हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल का चाहिए। When old management were making affairs, making affairs of the company, guide the auditor and management in this respect। ठीक है भाई, ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको भी गाइड करना है तुमको, ठीक है। जिनका अभी इंटर का एग्जाम बाकी है, ये तुम गाइड करोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी, और ये मैनेजमेंट जो डायरेक्टर वायरेक्टर लेवल के लोग होंगे, करोड़ों की सैलरियां होंगी, इनको तुम्हें गाइड करना। बेटा इनको गाइड की जरूरत है ना। तो ऐसे 580 बेटा यहां पे ये चीज आइडेंटिफाई करते ही जो एग्जामिनर है थोड़ा खुश हो जाता है कि हाँ बच्चे में नॉलेज तो है, ऐसे 580, ठीक है। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, द डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये देखो अपन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। एज नियर एज प्रैक्टिकेबल बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन shall be for all the financial statement, जब तक के पूरे financial statement है तब तक के, and periods referred in the auditor's report। Furthermore, because the auditor is concerned with events up to the date of auditor's report that may require adjustment or disclosure, written representation are dated। अबे dated आगे का कहां गया, आगे का उड़ गया, ठीक है। मेन आंसर तो वैसे भी आ ही गया, अबे आगे कहां उड़ गया। चलो, तो भाई साहब यहां पे मेन पंगा क्या आ गया, फॉर ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड है उस पूरे का WR लेना पड़ेगा, एंड एज नियर एज प्रैक्टिकेबल का WR लेना पड़ेगा, बट नॉट आफ्टर, ठीक है, बट नॉट आफ्टर। क्लियर है, वेरी गुड, टैप 10, बहुत सही बेटा, याद था ये। तो फिर May 24 में दूसरा सवाल क्या आया था, मैंने बोला मिनिमम 2 सवाल तो आएंगे ही आएंगे। May 24, ठीक है। तो मिस्टर डीएन ऑडिटर, चेक करके बताना कौन से ऐसे का सवाल है। Mr. DN auditor, while auditing ACE Limited, identified certain misstatements in relation to particular COT and account balance. He had communicated the same। अच्छा, misstatement identify हो गई और TCWG को बता भी दिया, and taken WR भी ले लिया for the same। तो अब स्टेट करना है भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखते ही क्या ऐसे 230 चैप्टर 6 का सवाल है? नहीं, मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुए थे। मेरे हिसाब से बेटा ये ऐसे 450 का लास्ट टॉपिक है, चेक करना। ऐसे 450 का लास्ट टॉपिक, हमें ऐसे 450 ने हमें क्या सिखाया था कि सर
आप है ना मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करके मैनेजमेंट को दे दो, ए जा ठीक करके ला। मैनेजमेंट ठीक कर लेता है, बहुत अच्छी बात है। जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट होते हैं उनको, अगर वो मटेरियल है तो हम किसको चुगली करेंगे, चुगली करेंगे, किसको चुगली करते हैं हम, टीसीडब्ल्यू जी को चुगली करते हैं कि टीसीडब्ल्यू देखो मैनेजमेंट इतने सारे इंपॉर्टेंट है ना, ये नहीं कर रहा, और अगर तुम भी ठीक नहीं कर रहे तो हमको लिख के दे दो कि ये मिस स्टेटमेंट क्या है तुम्हारे हिसाब से, लेट्स सी क्या बच्चा वो वर्ड लिख पाता है कि लिख के दे दो कि ये मिसस्टेटमेंट, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी तुम डब्ल्यूआर दे दो कि ये मिसस्टेटमेंट क्या है। देखें 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 बच्चा लिख रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे सर एक एक वर्ड थोड़ी याद रहता है। याद दिला दूं, याद दिला दूं भाई साहब, द वर्ड वॉज ट्रिवियल, ट्रिवियल, TRIVIAL। हाँ अमर बेटा तूने इमटेरियल लिख दिया जिसका मतलब सेम ही है, इमटेरियल, ठीक है, मतलब सेम है, लेकिन द वर्ड गिवन इन आई वॉज ट्रिवियल, ठीक है। रिक्वायर्ड बाय द रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट, तो भैया डॉक्यूमेंटेशन पूछे सीधे सीधे, क्या क्या लोगे, अमाउंट बिलो, ये अरे अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट वुड बी रिगार्डेड एज ट्रिवियल, कि ऑल मिसस्टेटमेंट accumulated, ठीक है, during the audit and they have been corrected, all misstatement identified and they have been corrected, and auditor's conclusion as to whether uncorrected misstatement, ठीक है, and the basis for that conclusion, auditor's conclusion as to whether the incorrected misstatement is material और उसका conclusion, ये तीन चीजें हम डॉक्यूमेंट करते हैं, तीन चीजें आ गई होंगी, ठीक है। एवरीवन यहां पे शायद कहीं लिखा नहीं है, तुम अपने याददाश्त के लिए लिख लो, ऐसे 450 लास्ट टॉपिक, ऐसे 450 का ये लास्ट टॉपिक था बेटा। चले आगे, फिर दो सवाल मतलब मई में आए थे, सितंबर में देखते हैं क्या सवाल आए थे बेटा। CA Rashmi is the auditor of ABC Limited for the financial year ending 31/3/24. The audit report for the year was signed by her on 19/4. यार सोचो कितनी जल्दी इसने ऑडिट कर भी ली, 31 मार्च के बाद 19 दिन में बहन ने ऑडिट भी खत्म कर ली, ऑडिट रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर ली, बहुत तेज है, बहुत तेज है, ठीक है। On 25/4/2024, the company received a communication from the central government that an incentive amount of rupees 5 crores pertaining to the financial year 23-24 was approved. Government grant मिली है. It was paid to the company before the end of April. ए भाई, क्या ये ऐसे 560 का सवाल है? देखें, क्या ये ऐसे 560 का सवाल है? It was paid to the company before the end of April 24. The financial statement of the company were not yet issued to the shareholders. Acha. The board of directors wished to include the incentive amount in the financial statement and requested the auditor to issue a fresh audit report for the year 31/3/2024. ठीक है? Analyze the issue involved and give overview of the auditor's responsibility in such a situation. अगर conceptual clarity है बेटा तभी ये वाला सवाल कर पाओगे, ठीक है। अगर पता लगा पाए subsequent event का नाटक है तब तो ये कर पाओगे। तो भाई साहब ये इवेंट की बात हो रही है या फैक्ट की? इवेंट तो हम कंसिडर को करते हैं ओनली अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसके बाद का तो क्या ही होता है, उसके बाद का तो फैक्ट होता है। तो भाई फैक्ट क्या आया है, उसके बाद का फैक्ट आया है, फैक्ट which became known to the auditor after the date of auditor's report but before financial statement are issued. ऐसे 560 हमने पता कर ही लिया था, ठीक है, कि वैसे तो हमारे ऑडिटर की नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर है। ऐसे 560 फैक्ट अपने को अच्छा ही क्यों लगता है? क्योंकि भाई नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर, ठीक है, ट्विस्ट आया था कहानी में, अगर when the after the date of audit report but before financial statement issued fact became known to the auditor, had it been known at the date of auditor's report,
हो सकता है मैं ऐसी रिपोर्ट ही नहीं देते, हम रिपोर्ट को क्या कर देते, हम रिपोर्ट को अमेंड कर देते, हम ऐसी शायद रिपोर्ट ही नहीं देते। तब ऑडिटर क्या करेगा, और मैंने हमेशा बोला था पंचायती करेगा ऑडिटर। क्या करेगा भाई, ऑडिटर पंचायती करेगा। कैसी कैसी पंचायती करेगा, डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ, भाई क्या हुआ, मैटर क्या हुआ, ठीक है। और जहां टीसीडब्ल्यूजी है उनके साथ भी बैठ के गप्पे मारेगा, देखेगा कि क्या, खुद चेक करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत है, ठीक है। और तीसरा कि क्या मैनेजमेंट खुद कैसे इसको एड्रेस कर रही है, इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस। वैसे तो पंगा इसके बाद भी था कि आगे अगर लड़ाई हो जाती है, आगे अगर लड़ाई हो जाती है कि यार मैनेजमेंट बोल रहा है हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बदलेंगे और ऑडिटर को लग रहा है कि बदल देना चाहिए, तो भाई साहब मजे आ जाएंगे, है ना। हम मैनेजमेंट को बोलेंगे बिना हमारे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बदलो, नहीं बदलता है हम बोलेंगे कि ये वाली हमारी ऑडिट रिपोर्ट जनता को इश्यू मत करो। अगर फिर भी दुष्ट मैनेजमेंट नहीं मानता, जनता को इश्यू कर देता है, तो भाई हम हर संभव कोशिश करेंगे कि जनता का रिलायंस, ठीक है, कि जनता इस पे रिलाय ना करे, जनता इस पे रिलाय ना करे, ठीक है। लेकिन वो सारी चीजें पूछी नहीं गई है। सितंबर का दूसरा, ये क्या सितंबर का पहला ही सवाल था, हाँ ये सितंबर का पहला सवाल था। अब सितंबर का दूसरा सवाल पे आते हैं। सीए वासु was appointed as a statutory auditor of Messrs Pizza Limited. दुखती रथ पे हाथ रख दिया, तो आ जाओ। C.A. Vasu was appointed as statutory auditor of Messrs Pizza Limited for the financial year 23-24 while reviewing the internal control. अब यार ये देख के, अभी देखो, अभी तो अपने को पता है चैप्टर 7 का सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल देखो, अब यहां पे इंटरनल कंट्रोल, हमारा दिमाग कहां चला जाएगा, चैप्टर 3 पे चला जाएगा, है ना। तो while reviewing the internal control, he observed that company has entered into many transactions with firms in which directors are interested. Okay. The company specified procedures were bypassed. कंपनी के प्रोसीजर यानी कंट्रोल्स को बाईपास कर दिया गया in such transaction. C.A. Vasu considered it a significant अब पता है, ऊपर तक का तो देख के मेरे को लग रहा था चैप्टर 3 है, लेकिन जैसे ही ये आया सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल ओवर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो भैया सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल ऐसे 260 या 265, जल्दी से बताओ। हाँ सागर ने पहले ही बता दिया पूछने से, 265 है। He communicated the deficiency to TCWG, जो करना भी चाहिए as per 265, as under controls over significant transactions with related parties are weak. In view of the above, please explain what is meant by deficiency in इतना आसान, इतना भयंकर आसान। बस यार ऐसा लगता है ना कि सर ये सब तो पुराने अटेम्प्ट में सारे आसान आसान पूछ लिए, हमारे अटेम्प्ट में तो डिफिकल्टी आएगा। भाई साहब डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, भाई साहब और बहन चीज, ठीक है, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात कर रहा है ये। अरे सागर वेरी गुड यार, कि जो इंटरनल कंट्रोल को डिम किया गया था, लगता है ये सागर तो मेरा स्टूडेंट है, इसे डिम विम लिख रहा है ना। तो इंटरनल कंट्रोल का जो डिजाइन किया गया था, इंप्लीमेंटेशन किया गया था, मेंटेन किया गया था, ठीक है, बाय द मैनेजमेंट, वो क्या नहीं कर पा रहा है टाइमली बेसिस पर, वो पीडीसी नहीं कर पाया, वो प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पाया मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, ठीक है, टाइमली बेसिस पे, ठीक है। और शोभित डीआईओ लिखा है क्योंकि इसको पता है सर यहाँ पे डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेट लिखा है, लेकिन वही है मैंने आपको बोला हर जगह ऐसे ने डिम 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 किया, यहाँ पे पता नहीं क्यों नाटक कर दिया है, ठीक है। तो आ जाओ, ये बच्चा मेरे को लगता है आप सभी को नंबर मिल जाएंगे। फिर एज पर ऐसे 265 वेदर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज कम्युनिकेटेड बाय सीए वासु टू टीसीडब्ल्यूजी एप्रोप्रिएट है। भैया हमें कौन कौन सी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हम कंट्रोल करते हैं, तो आ जाओ। तो कंट्रोल का डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड ऑपरेट, जिसको मैंने बोला था आप मेंटेन लिख देना, इन सच ए वे दैट इट इज अनेबल टू पीडीसी मिसस्टेटमेंट, ठीक है, टाइमली बेसिस पे। कंट्रोल नेसेसरी पीडीसी, ये ठीक है, या तो कंट्रोल अनेबल है या कंट्रोल मिसिंग है। यहां पे कंट्रोल हमारा अनेबल था, ठीक है, और यहां पे हमारा कंट्रोल मिसिंग है। उसके बाद
As per 265, while pointing out significant deficiency in internal control, auditor has not only to communicate significant deficiencies, एक तो हमें सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करनी होती है, साथ में उनका डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है और एक्सप्लेन करना होता है पोटेंशियल इफेक्ट एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है टीसीडब्ल्यूजी को, ताकि वो समझ तो सके पंगा क्या चल रहा है। हमने चार्ट में इसको साफ साफ हमने चार्ट में इसको साफ 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 जो है हमने चार्ट में, भाई ये क्या है, हमने चार्ट में इसको साफ साफ किया है। एक सेकेंड, चले आगे। तो भाई कम्युनिकेशन ऑब्वियसली प्रॉपर नहीं। फिर दो क्वेश्चन सितंबर में आए, फिर नेक्स्ट दो क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड is engaged in manufacturing and trading of disposable glasses and plates used in social gatherings and function. ठीक है। XYZ and Company Chartered Accountant is the statutory auditor of PI Limited for the financial year 23-24. Analytical procedures carried out by the audit team headed by CAZ indicate that company's business is going downwards and PIL could only achieve 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। बिजनेस नीचे जा रहा है ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का ओनली 50% ही हम कर पाए। मैनेजमेंट हैज नॉट टेकन एनी स्टेप टू इंक्रीज द रेवेन्यू। यहां पे मैनेजमेंट भी कोई स्टेप नहीं ले रहा है और ऐड न्यू प्रोडक्ट भी ऐड नहीं कर रहा है मैनेजमेंट, और कस्टमर्स टू स्टेबलाइज द रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ऑल्सो सप्लायर वगैरह भी है, दे आर डिमांडिंग कैश पेमेंट की, आज नगद कल उधार। ठीक है, हम आपको उधार देंगे, उधार एक ऐसा जादू है कि हम आपको देंगे और आप गायब हो जाएंगे। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट इंचार्ज आस्क्ड फॉर कैश फ्लो फोरकास्ट फ्रॉम मैनेजमेंट फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द ईयर एंड, कीपिंग इन व्यू क्या क्या आंसर करना है। What can be the likely purpose of CAZ in the above situation? भैया हम गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे क्या? स्टेट एनी 2 ऑडिट प्रोसीजर इन रिलेशन टू कैश फ्लो फोरकास्ट लाइकली टू बी परफॉर्म्ड। भैया क्या क्या काम करेंगे? ठीक है, एक तो assumptions की feasibility चेक करेंगे। ठीक है, और भविष्य के बारे में रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। तो आ जाओ। ठीक है, इन द गिवन सिचुएशन CAZ इंडिकेटेड दैट कंपनीज बिजनेस इज गोइंग डाउनवर्ड 50% ब्ला ब्ला, ये तो सीधा ही लिख दिया। ठीक है, ये तो पूरा क्वेश्चन है। So, thus, to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding and conclude on appropriateness, हाँ हम ये देखेंगे appropriateness of management's use of going concern, basis for of accounting in preparation of financial statement, conclude कि audit evidence जो है वो सही है या नहीं, एंड टू रिपोर्ट। हम ये 3 काम करेंगे। सिग्निफिकेंट डाउट है क्या, एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, और रिपोर्ट करेंगे। दूसरा, हम रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा चेक करेंगे, और एडिक्वेट सपोर्ट है क्या हमारा अजम्पशन के लिए, जो मैनेजमेंट ने अजम्पशन लिया है उसके लिए एडिक्वेट सपोर्ट है या नहीं। डन। फिर Jan 25 SRP लिमिटेड
appointed Messrs. JK and Company as its statutory auditors. Auditors, while carrying out the audit, observed that company has entered into a complex transaction having material effect on financial statement. In order to have realistic information on the said transaction, audit team decided to take assistance from TCWG. Two of the team members were discussing as to who can be TCWG, but could not get a fair idea. Can you guide? भाई कितना आसान, TCWG की डेफिनेशन पूछी है. ये पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कंसल्टिंग का भी काम करते हैं, इंश्योरेंस का भी काम करते हैं. ठीक है, याद आया तुमको कि ये पर्सन भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है. ओवरसी करते हैं ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ एंटिटी रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी. दिस इंक्लूड्स ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. ठीक है, इसमें मैनेजमेंट के लोग भी हो सकते हैं. फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर वेरी बाय एंटिटीज रिफ्लेक्टिंग इन्फ्लुएंस सच एज डिफरेंट कल्चरल, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. पूरा एग्जैक्टली वही डेफिनेशन ही दिया हुआ है. टीसीडब्ल्यूजी की डेफिनेशन थी भाई, है ना. चलिए, मई 25 में क्या सवाल आया. गिफ्ट, अब देखो ऐसे सीधा सीधा ऐसे डायरेक्ट मांग लेता है कि भाई साहब 5 चाहिएंगे, 5 ही एग्जाम्पल चाहिएंगे ऑफ ऑपरेटिंग events or condition that individual or collectively may cast significant doubt on entity's ability to continue as going concern. भाई ऑपरेटिंग इवेंट, फाइनेंशियल इवेंट्स कंडीशन, ऑपरेटिंग इवेंट्स कंडीशन अदर्स वाले थे. तो 5. मैनेजमेंट इंटेंट्स टू लिक्विडेट द एंटिटी. मेन मैनेजमेंट चला गया, उनका रिप्लेसमेंट नहीं आया. मेजर मार्केट चला गया, की कस्टमर चले गए. फ्रेंचाइज लाइसेंस प्रिंसिपल सप्लायर. अच्छा सुनना, ये थर्ड पॉइंट में से अगर आपने इनको अलग अलग पॉइंट बना के लिखा तो भी अलग अलग नंबर नहीं मिलेंगे. लेबर डिफिकल्टी, शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज या हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स. ठीक है बेटा, ध्यान देना, ये थर्ड में से कोई एक भी करोगे ना तो चलेगा. क्यों? क्योंकि आपने एक भी लिख दिया तो भी उतने ही नंबर है, सारे लिखोगे तो भी एक ही नंबर मिलेंगे. याद आया था ऑपरेटिंग इवेंट. सुनो, ऑपरेटिंग यहां पे आ गया. फाइनेंशियल इवेंट्स वगैरह को थोड़ा देख लेना. फिर मई में दूसरा सवाल क्या आया था. 4 वाले पॉइंट को लेबर टर्नओवर लिख सकते हैं क्या, देखने दे 4 वाले को क्या है. लेबर डिफिकल्टीज, हाँ बेटा लिख सकता है, लेकिन एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करेगा. ठीक है, कई सारे एग्जामिनर क्या होते हैं ना बेटा, उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं होती है, सच्ची बता रहा हूं. तो भाई बहुत पुराने चार्टेड होते हैं ना यार, कई लोग तो नहीं आए, उनको टर्नओवर समझ में नहीं आए. सर ऐसे कैसे इतने सारे टर्नओवर रेशियोज निकालते हैं ये. सर सारे पॉइंट याद नहीं आते हैं बेटा, जितने ज्यादा आए ये वो वाला, ये तो गैम्बल करना ही पड़ेगा ना. मैं हमेशा आप लोग को क्या बोलता हूं, जब भी याद करो बेटा, जहां 5 पॉइंट है आपको 5 पॉइंट मिनिमम पे याद करने हैं, क्योंकि आईसीआई इस तरीके से डायरेक्ट पूछता भाई 5 एग्जाम्पल दो. अब तुम जितने दोगे उसका हर एक नंबर मिलता जाएगा. The management of Sunshine Limited has provided the auditor with written representation regarding its responsibility. Management ने written representation दे दिया अपनी responsibility का for the preparation of financial statement. In addition to this, auditor may request other written representation की भी बात हो गई. हमें पता है हम क्या क्या चीजें लेते हैं. मैनेज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, अदर रिप्रेजेंटेशंस भी लेते हैं. उसके अलावा कि डेफिशिएंसियां वगैरह इंटरनल कंट्रोल में कम्युनिकेट हो गई है. ठीक है, मेंशन सच अब डायरेक्टली कि भैया अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मेंशन कर दो, which may supplement but do not form part of the WR relating to management responsibility. अदर WR डायरेक्टली पूछ लिया कि अदर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में आपको फिर ये इंपॉर्टेंट में मार्क करा रखा है, सिर्फ चार्ट से कर लो बेटा, काम हो जाएगा. सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. फिर और क्या है, मैनेजमेंट के प्लान इंटेंशन कि वो एसेट और लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू और क्लासिफिकेशन को चेंज कर रहे हैं क्या. लायबिलिटीज के बारे में कि एक्चुअल कंटिंजेंट बोथ. टाइटल 2 या कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट जो अफेक्ट करेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जितने जितने अंडरलाइन है, जितने जितने चार्ट है, सिर्फ उतना सा. ठीक है, ये नहीं क्लिक हुआ क्यों बेटा. अदर रिप्रेजेंटेशन याद कर,
ऐसे 580 के अंदर अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? एक तो मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन आता है, एक अदर रिप्रेजेंटेशन, एक एडिशनल इंटरनल कंट्रोल का रिप्रेजेंटेशन आता है ना? यहां पे चैप्टर 7 अगेन अक्यूट, जहां पे पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं। टेक्निकल टॉपिक है, लिमिटेड टॉपिक है, कुछ नहीं हो रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली लिस्ट वाले करके चले जाना, ऐसे ऐसे ही नहीं जाना, ठीक है? क्लिक हुआ, पॉइंट याद नहीं आए, कोई नहीं बेटा, एक बार अभी याद कर लेना, क्योंकि ऐसा भी होता है आईसीआई सेम क्वेश्चंस सेम टॉपिक्स पे लगातार अटेम्प्ट्स में भी पूछा हुआ है, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। अरे वाह, आज तो यार अपन सही स्पीड में चल रहे हैं, अच्छा है ना यार, तुम लोग का भी टाइम बचेगा, ठीक है? चैप्टर 8 अगेन 8 to 12 मार्क्स एंड 2 to 3 क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। ध्रुव कह रहा है 8 में कारो कर लिया, बट रेस्ट 7 9 नहीं हो रहे, बट रेस्ट एंड 7 9 नहीं हो रहे। तो बेटा ध्रुव लग जा फिर, 9 को तू एक बार फिर भी इधर उधर करे, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, और बड़ा चैप्टर है उसके बाद सवाल वही 8 से 12 नंबर के आएंगे। लेकिन 7 तो छोटा चैप्टर है ना यार, 7 को क्यों छोड़ रहा है? 7 को मत छोड़। और 8 के अंदर कारो कर लिया, उसके बाद है ना, तो एक काम क्यों नहीं करता? तो वो ऐसे 700 वो ऐसे 700 705 706 701 710 710 चले एक बार नहीं भी करे, ठीक है? क्योंकि इसमें एक ही तरीके का सवाल आता है, बाकी के तो कर ले, इंपॉर्टेंट टॉपिक से तो कर ले बेटा, ऐसे बिल्कुल भी जीरो नहीं करते हुए जाना। चलो देखते हैं क्या सवाल आया हमारे May 24 में। अच्छा 9 बजे जस्सी सर का लेक्चर है? सरकारों के क्लॉजेस, हाँ बेटा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्लॉजेस पूछते हैं, अभी देखते हैं ना अपन कैसे कैसे सवाल आते हैं, ठीक है? मिस्टर एल इज अ प्रिंसिपल ऑडिटर ऑफ ओपी लिमिटेड। देयर आर सेवरल डिविजन्स ऑफ ओपी लिमिटेड दैट आर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर्स। अच्छा, स्टेट द प्रोसीजर, स्टेट द procedure Mr. L should ordinarily perform to obtain sufficient appropriate audit evidence about the work of other auditor. Using the work of other auditor is adequate for the principal auditor. बेटा principal auditor, ऐसे 600 क्योंकि वर्ड क्या आ गया भाई? द वर्ड इज प्रिंसिपल ऑडिटर। नहीं तो तू सही होता भाई, तू ऐसे 610 में चला जाता, तू एकदम सही होता, ठीक है? लेकिन 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 यहां पे वर्ड क्या आ गया? प्रिंसिपल ऑडिटर। इसीलिए बहुत ध्यान से, ऐसा नहीं है कि एकदम देखते ही वो कुछ वर्ड्स दिख गए हमें, हम सीधा कहीं और चले जाएंगे। पूरा क्वेश्चन, और सुनो, मैं बस आपको हमेशा ही सजेस्ट करूंगा, थोड़ा बोल बोल के, ऐसे धीरे धीरे बोलना, आस पड़ोस वाला डिस्टर्ब नहीं हो, बोल बोल के करोगे काफी चीज सही होगी। एग्जामिनर टोक नहीं दे तुम लोगों को, ये चीज जरूर ध्यान रखना। सो the principal auditor should perform procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence that the work of other auditor is adequate for the principal auditor's purpose. In this context, the specific assignment when using the work of another auditor, principal auditor normally क्या करेगा? एडवाइस करेगा। आ गया याद? एडवाइस कि भैया तू मेरे काम को यूज कर ले, ठीक है? अदर ऑडिटर टू यूज दैट इज टू बी मेड, ऑडिटर्स टू यूज कर ले मेरे काम को, ठीक है? अरेंजमेंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एफर्ट, प्रिंसिपल ऑडिटर इन्फॉर्म करेगा अदर ऑडिटर को जहां पे मैटर्स, जहां पे स्पेशल कंसिडरेशन की जरूरत पड़ेगी। प्रोसीजर जो इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने में काम कर सकता है। टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट,
ये बता देगा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बता देगा, और इसका एक रिप्रेजेंटेशन भी ले लेगा कि तू लिख के दे तूने ये सारी चीजें किया है या नहीं। ऑडिट का पेपर लेंदी आता है क्या? नहीं बेटा। The principal auditor might discuss with other auditor procedure applied and review written summary of other audit procedure. Principal auditor may also wish to visit. हाँ, ये तो स्टार्टिंग में था, wish to visit भी कर सकता है। तो ये सारे काम, प्रिंसिपल ऑडिटर वर्ड था इसीलिए इस चैप्टर का आ गया, नहीं तो ऐसे 610 सही होता। फिर चलो, you have been appointed as the statutory auditor of a limited company. The company is registered as a Nidhi company. What are the reporting requirement of a Nidhi company under कारो? कारो में निधि कंपनी, भैया निधि रूल्स 2014 है, 3 चीजें चेक करने वाले हैं। 3 चीजें क्या क्या याद है तुम लोग को? कम वो 1:20 है ना, कारो 2020 12th क्लॉज, बिल्कुल सही कि भैया नेट डिपॉजिट जो रेशो है, ठीक है, वो 1:20 से खराब नहीं होना चाहिए, कम से कम 10% अनइनकम्बर्ड में होना चाहिए, और कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो निधि कंपनी नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशो 1:20 से होना, खराब नहीं होना चाहिए। फिर निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट में, और तीसरा देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट हुआ है क्या, इंटरेस्ट डिपॉजिट और रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट हुआ है क्या? क्लियर है? कारो आ गया। 2 सवाल में से 1 सवाल कारो, तुम देख रहे हो। फिर Messrs PQ Limited has turnover of 807 crores during the financial year 23-24. It has outstanding dues towards goods and service tax of rupees 10 lakhs since June 23. Outstanding dues. When inquired by the auditor, the company management informed that they have filed an objection letter, mere representation to the concerned authority. याद आया? ठीक है, ठीक है, तो आ जाओ। फाइल एन ऑब्जेक्शन फॉर द जीएसटी, हाउएवर नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड, मतलब सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन किया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। स्टेट रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर अंडर क्लॉज 7। अब देख, एक बच्चा पूछा था क्लॉज याद करने हैं बेटा, करने पड़ेंगे ना, सीधा ऐसे क्लॉज 7 से पूछ लेता है ये। तो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कारो की क्लॉज 7 में क्या क्या है कि भाई साहब, जो भी हमारे, एक तो डिस्प्यूटेड था, एक अनडिस्प्यूटेड था, ठीक है। द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यू, जिसमें जीएसटी और ये सब सारी चीजें आती है, ठीक है। और एक्सटेंट ऑफ अरियर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर मोर देन 6 months ड्यूज ओनली, ये बताना पड़ेगा। डिस्प्यूटेड के अंदर तो हम क्या बताते थे, बस अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट एंड फोरम वेयर डिस्प्यूट इज पेंडिंग। अगर सब क्लॉज हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, then amount of involved and forum where dispute is pending shall be mentioned। बस ये वाला कि भाई साहब एक mere representation concerned department का shall not be treated as a dispute। हाँ, हेमंत सर ने डाला होगा ना मेमोरी टेक्निक, निधि कंपनी तो कोई जिंदगी में नहीं भूलेगा उसके बाद। फिर नेक्स्ट सवाल क्या, मतलब यहां पे भी मई में अपन ने देखा 2 सवाल में 1 सवाल कारो, यहां पे सितंबर में पहला सवाल कारो, दूसरा सवाल किस पे है? सी आयुष हैज रिसेंटली क्वालिफाइड एंड जॉइंड अ सीए फर्म ऑन गोइंग थ्रू, ठीक है।
On see, Ayush has recently qualified and joined CFAM. On going through various audit report, he observed that different phrases were used to express unmodified opinion. On inquiring with a senior, he got to know all those phrases that can be regarded as being equivalent. Which phrases are appropriate and which phrases are inappropriate. भैया appropriate in all material, present, true and fair view. ठीक है, प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू. उसके बाद एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ठीक है, प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, बिल्कुल सही है. ये दो हम ले आएंगे. क्या नहीं लाएंगे? सब्जेक्ट टू, फॉरगोइंग, ये वर्ड्स नहीं लाएंगे. तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट फेयरली. ठीक है, प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद एप्लीकेबल एफआरएफ, और गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डिंग्स विद एप्लीकेबल एफआरएफ. तो प्रेजेंट फेयरली, ठीक है, इन ऑल मटेरियल, और गिव ट्रू एंड फेयर व्यू जो है ये इक्विवेलेंट है. क्या वर्ड्स नहीं आएंगे? विद द फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन एंड सब्जेक्ट टू, ये वाले वर्ड्स नहीं आएंगे. बच्चा लेवल क्वेश्चन तुम्हें आता है ना, इसीलिए बच्चा लेवल लगता है बेटा, है ना? ठीक है, चले आगे. फिर जैन में क्या सवाल थे? सिंह एंड एसोसिएट्स while carrying out statutory audit of rubber industries observed that debtors are not making payments invoice wise, as the debtors constitute 60% of total assets. So auditors requested management to provide external confirmation of all the debtors amount outstanding for an amount exceeding 1 lakh. अब बेटा ये देख के तुम्हें को ऐसे 505 लग रहा है ना, इतना. However, management resisted and no external confirmation were made available. Audit firm has decided to disclaim an opinion on financial statement and seek your guidance on amendment that should be made on the basis for opinion section. बेटा जब हम डिस्क्लेमर देते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाती है, याद आया? which need not be included in unmodified opinion. क्या क्या चीजें in the given situation? रेफरेंस टू ऑडिटर्स ओपिनियन, जहां पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब्ड होती है. फिर कि स्टेटमेंट जो ऑडिटर ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए हैं, ये वाली बात भी हम नहीं लिखेंगे. फॉर ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होगी. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि एनर्जी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मैसर्स बैकलॉग प्राइवेट लिमिटेड. तुम्हारी बातें हो रही है. For the financial year 23-24, BPL is engaged in providing telecom services and received a notice from telecom regulator to deposit fee for violating norms. BPL went into litigation and filed an appeal with Telecom Appellate Authority, and the matter is pending for decision as at the financial year end. एक तो लिटिगेशन है बेटा, लिटिगेशन आते ही है ना अपने दिमाग में, एक तो ऐसे 501 जो है ना वो आ जाना चाहिए. लिटिगेशन देखें अभी किसका है, मैटर पेंडिंग है. However, company has disclosed the same in financial statement. एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दी है. कोई ऐसी चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो जाती है उसके बारे में ऑडिटर कुछ एक्स्ट्रा चीज बताता है. emphasis of matter. Audit team member have completed the audit procedure for the year ended and are in the process of drafting audit report. Audit team leader knows that matter of norms violation and pending appeal need to be included in audit report and seek your guidance on how to report the matter in auditor's report. अब बेटा देख समझ, ये वाला क्वेश्चन काफी ओपन एंडेड है. वैसे
आप चाहो तो ऐसे सिर्फ 706 के बारे में, इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है। आप कारो का वो लिख सकते हो कि एपेलेट अथॉरिटी के पेंडिंग है। सेक्शन 143(3)(j के अंदर भी लिख सकते हैं ना, वो प्रोविजन लिटिगेशन एंड क्लेम के लिए प्रोविजन वगैरह बनाया हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन। आप ये कई सारे ऐसे 501 के अंदर भी लिख सकते हो। तो ये कई सारी चीज है। तो यहाँ पे आईसीएआई क्या करता है, जनरली ऑल्टरनेट आंसर देता है कि मल्टीपल आंसर्स कुड बी करेक्ट। जैसे देखो यहाँ पे इसने ऐसे क्या कर दिया, ऐसे 501 में डाल दिया कि रिगार्डिंग लिटिगेशन क्लेम आइडेंटिफाइड, इसके बारे में लिख सकते हैं। ऐसे 706 तो है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, जहां पे अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन क्लेम। आप सेक्शन 143(3)(j के अंदर ये चीज लिख सकते हो। एक तो ये आंसर होता है, ये तो भयंकर दिमाग चलाओ तो। अदरवाइज एक ये ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है कि 706 के हिसाब से एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में आप वो सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड है, ठीक है, उसके बारे में आप कुछ एक्स्ट्रा चीज बताने वाले हो, ठीक है। इसमें हम क्या क्या बताएंगे, एक तो सेपरेट सेक्शन के अंदर होगा ऑडिटर्स रिपोर्ट में, जिसकी हेडिंग होगी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। इसमें क्लियर रेफरेंस होगा मैटर का, और ये मैटर कहां पे मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये चीज लिखी हुई होगी। और इंडिकेट की ऑडिटर की ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। तो दोनों में से कुछ भी आंसर एक हो सकता है। ये थोड़ा जनरल ओपन एंडेड सवाल ऐसा पूछ लिया। नेक्स्ट सवाल आया कि ओवल एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू रिप्रेजेंट करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीधा ही बोल दिया, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल है। Current associate chartered accountant has been appointed as the statutory auditor for the year. CA Karan noticed that last year's financial statement contained, अच्छा जी, last year में adverse opinion थी for the financial statement as a whole due to a misstatement and disclosure. Guide CA Karan as for his duty regarding the treatment addressing the issue while drafting audit report. What disclosure are? ऐसे 710 में बेटा मैंने एक आधी चीजें तो इंपॉर्टेंट बताई थी। ये वही है कि अगर पिछले साल की ओपिनियन जो है वो मॉडिफाइड है और मैटर अभी भी अनरिजॉल्व है, तो हम करंट ईयर को भी मॉडिफाई करेंगे। तो ये इन द गिवन केस नोटिस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडवर्स ओपिनियन है, ठीक है। इफ ऑडिटर्स प्रायर पीरियड का एडवर्स ओपिनियन एंड मैटर विच गिव राइज टू मॉडिफिकेशन अभी भी अनरिजॉल्व अगर ये मैटर है, तो ऑडिटर इस साल को भी मॉडिफाई कर देगा। बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन में क्या लिखेगा, रेफर करेगा कि हमारी ओपिनियन बोथ करंट पीरियड्स फिगर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर पे है, ठीक है। और दूसरा क्या लिखेगा कि भाई कि ऑडिटर्स ओपिनियन हैज बीन मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व मैटर, और कोई कारण नहीं है। इसके बाद का ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है बेटा, इतना लिख दिया आपको पूरे पूरे नंबर यहां पे मिल जाते हैं। फिर मई 25 में क्या सवाल था, टीएस लिमिटेड हैज रेज्ड फंड्स बाय इशूइंग फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। दीज फंड्स वर रेज्ड फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। हमारे पूरे यहाँ पे शतकारों में ही ये फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला नाटक आया था क्लॉज 10 में। These funds were raised for the expansion and diversification of the business. The company had clearly outlined its board resolution that these funds will be used for business expansion and diversification purpose only. However, the company utilized these funds for repayment of long-term loans and advances rather than intended purpose business growth के लिए। शॉर्ट टर्म पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया गया। स्टेट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कारो, ये देखो क्लॉज 10 सीधा ही पूछ लिया गया। तो बेटा क्लॉज 10 बस सीधा सीधा लिख देना है आपको कि अगर पैसा आईपीओ, एफपीओ या टर्म लोन्स के हिसाब से अगर उठाया है, तो अगर जिस काम के लिए पैसा लगना था उस काम के लिए नहीं लगाया, तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। क्या क्या, डिलेज की, डिफॉल्ट की, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन की। क्या कंपनी ने इस साल कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट या कन्वर्टेबल डिबेंचर जो मैंने आपको बोला था है क्या, अगर है तो सेक्शन 4262 को कंप्लाई किया गया है या नहीं। यही इतना सही था। फिर नेक्स्ट क्या है, ऐसे 701 में से सवाल आया है कि कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर डील्स विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर। तो हमें चाहिए क्या, डेफिनेशन ऑफ की ऑडिट मैटर।
एंड हाउ की ऑडिट मैटर डिटरमाइन कैसे करेंगे? सिंपल है। की ऑडिट मैटर कौन से होते हैं? करंट ईयर के सिग्निफिकेंट मैटर की ऑडिट मैटर होते हैं। कौन कौन से वो मैटर होते हैं? एक तो रिस्क जहां ज्यादा होता है, या सिग्निफिकेंट ऑडिटर का जजमेंट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, यही की ऑडिट मैटर होते हैं। इजिएस्ट सवाल। तो आप देखें कि की ऑडिट मैटर कौन से ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट जो मैटर होते हैं ऑफ द करंट पीरियड, और डिटरमाइन कैसे करेंगे? एरिया ऑफ हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू एरिया जहां पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट का जजमेंट लगा हुआ है, सिग्निफिकेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। ये हमारे कौन से हो गए? ये हमारे की ऑडिट मैटर हो गए। इजी। फिर क्या सवाल है? ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी आईसीआई के फेवरेट टॉपिक्स में से एक टॉपिक्स है। तो joint audit basically implies pooling together the resources and expertise of more than one firm of auditors to render an expert job in a given time period, which may be difficult to accomplish acting individually. चाहते क्या हो सर? सीधा सवाल है, एक्सप्लेन 5 एडवांटेजेस जॉइंट ऑडिट का। म्यूचुअल कंसल्टेशन, लोअर वर्कलोड, ठीक है, ये सारी चीजें हमारा जो है ये तो इजीएस्ट वालों में है। शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, म्यूचुअल कंसल्टेशन, लोअर वर्क, बेटर क्वालिटी, इंप्रूव्ड सर्विस क्लाइंट को मिल जाएगी, स्टाफ का कॉस्ट कम हो जाएगा, लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क, ठीक है। जनरल 5 चीजें। एडवांटेजेस आ गया, क्या इस बार डिसएडवांटेज आ सकता है? आने को तो संभावना तो बिल्कुल बनती है। यहां पे हमारा चैप्टर 8 खत्म होता है बेटा, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 अगेन आप लोग को एक ये बड़ा चैप्टर लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो करके जाओ। ये एक्चुअली उतना बड़ा नहीं है, इजीएस्ट चैप्टर है। बस ध्यान देना, इस बार आईसीआई ने एनजीओज पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, तो ये भी 8 से 12 मार्क्स का आता है। 2 से 3 क्वेश्चन आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, एक आपका क्वेश्चन वो केस स्टडी वगैरह के तौर पर आ जाता है। तो देखें पहला सवाल क्या में आया, संस्कार फाउंडेशन इज अ एनजीओ, लो एनजीओ का ही आ गया, for orphan children. They have received voluntary contribution of rupees 50 lakhs from promoters, specifying 20 lakh तो कॉर्पस में जाएगा, 30 lakh रिवॉल्विंग फंड में। चाहते क्या हो? एक्सप्लेन द टर्म्स कॉर्पस और रिवॉल्विंग। अरे कॉर्पस तो कैपिटल ही हो जाती है, जो कॉर्पस फंड है वो तो हमारी क्या है? कैपिटल हो जाती है। रिवॉल्विंग, हमने पैसा किसी का एनजी को दिया, फिर उससे वापस लिया, फिर किसी और एनजी को दिया, ये रिवॉल्विंग फंड है। बच्चा लेवल सवाल कि a contribution made towards capital or corpus is known as corpus contribution। और रिवॉल्विंग कहां चला गया? हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ contribution or grant towards revolving fund is to rotate the amount by giving temporary loans to other NGOs or beneficiaries for their project and then recover the loan so as to give temporary loans again and so on। सिर्फ इतना सा याद कर लोगे तो भी पूरे नंबर है। कॉर्पस का पूछा था, कॉर्पस की डेफिनेशन दे दी, रिवॉल्विंग पूछा, रिवॉल्विंग की डेफिनेशन दे दी, तो पूरे नंबर बेटा यहां पे इस तरीके से आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? JK Limited has opened a new manufacturing unit and for that they want plant and machinery. Since the capital outflow will be huge, they are considering of taking it on lease. They have approached several parties and have shortlisted one of them who is ready to give the plant for 11 years, which is approximately the estimated economic life। अरे यार, फाइनेंस लीज की बात कर रहा है ये तुम्हें समझ में आया था? As per the agreement, JK Limited will bear the insurance and maintenance expense of the asset. Which kind of lease agreement? भाई ये तो हमको सीधा ही पता लग गया कि फाइनेंस लीज है। और व्हाट इज द ओनरशिप स्टेटस? भाई एसेट साइड में लिखेंगे, हमारे पास ऑप्शन होता है टू बाय इट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड टैक्स बेनिफिट। भाई ये जो मैंने टेबल लिखवाई थी तुम लोगों को, वो सारी टेबल एज इट इज यहां पे आ चुकी है। तो सबसे पहले तो भाई फाइनेंस लीज है क्या? हाँ, इट सो सेम विल बी कंसिडर्ड एज फाइनेंस लीज एज पर AS 19। स्टेट ऑफ ओनरशिप क्या है कि ट्रांसफर ऑप्शन मिलता है एट द एंड ऑफ लीज पीरियड, ठीक है। टाइटल मे नॉट बी इवेंचुअली ट्रांसफर्ड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटेड एज अ लोन अग्रीमेंट।
टैक्स बेनिफिट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दोनों हम क्लेम कर सकते हैं। आइडियली अकाउंट्स का AS 19 का सवाल है। सितंबर में क्या, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट यू हैव नोटिस सम सीरियस इरेगुलरिटीज इन वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। इन्यूमरेट दो स्पेशल मैटर, इंपॉर्टेंट था स्पेशल मैटर फॉर रिपोर्टिंग टू रजिस्ट्रार, कि कब कब, जब सर वो पर्सनल प्रॉफिटियरिंग वगैरह, डिसप्रोपोर्शनेट एडवांसेस टू वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप, इस तरीके की चीजें जब होती है ना बेटा, तो हमें रजिस्ट्रार के पास जाना होता है। ये देखो, सीधा पर्सनल प्रॉफिटियरिंग बाय मेंबर्स, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रिलेटिंग टू एक्सपेंस, स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड कहाँ गया वो डिसप्रोपोर्शनेट एडवांसेस, यही तो है, डिसप्रोपोर्शनेट एडवांसेस टू वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप। मेन की पॉइंट्स ये हैं, ये वाले पॉइंट तुमने लिख दिए, पूरे के पूरे नंबर तुम लोग को मिल जाते हैं। ठीक है, एक बार रीड करके और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को करके भी जाओगे, मैं फिर कह रहा हूं हो जाएंगे। एकदम ब्लैंक मत चले जाना, बड़ा है चैप्टर 9 छोड़ देते हैं, अरे भाई 8 से 12 नंबर का है, छोड़ के मत जाओ ऐसे। P Financial Services Limited is leasing and hire purchase company. You are an auditor of PFSL and are in the process of examining finance lease agreement executed by them for equipment given on lease. Which point shall be noted while you are examining a particular finance? सिर्फ finance lease के बारे में पूछा है, ये क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क, मोडालिटीज, फाइनेंस लीज की मोडालिटीज ऐसे करके एक टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था। तो फाइनेंस लीज को हम क्या क्या डिस्क्रिप्शन, मैंने क्या, लेसर लेसी कौन है, इक्विपमेंट लोकेशन जहां पे इक्विपमेंट इंस्टॉल होगा, अमाउंट ऑफ टेन्योर, लीज डेट, पेमेंट, लेट चार्जेस क्या है, एडवांसेस वगैरह, डिपॉजिट वगैरह कि क्या रिटर्न कर दिया जाएगा लेसर को टर्मिनेशन पे, क्या सब लेटिंग अलाउड है या नहीं है। AS 19 आ गया तो ये तो तुम लोग वैसे भी अपने हिसाब से भी कर लोगे ना, है ना। देखिए जनवरी में क्या सवाल था, हेल्पिंग हैंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स सिंस लास्ट 10 years. Governing body observed that society had some idle funds during the financial year 23-24 and considering the equity market decided to invest. भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, हाँ, सेक्शन 32 मेरे हिसाब से, हाँ। Decision bought fortune and society earned handsome return on the investment. Auditor of the society, however, gave a qualified opinion. देना ही था कि भाई आप नहीं कर सकते, सेक्शन 32 जो है उसमें लिखा हुआ है, वही वही जगह कर सकते हो भाई। जो भी इंडियन सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट का है, सेंट्रल या स्टेट रजिस्ट्रार ने जो भी बता रखा है वहां पे आप कर सकते हो। तो सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में या सिक्योरिटी जिसको सेक्शन 20 में बता रखा है, शेयर सिक्योरिटी ऑफ अदर सोसाइटी जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव जो अप्रूव किया गया रजिस्ट्रार द्वारा, या अदर मनी परमिटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यही कर सकते हो। ओल्ड सिलेबस में भी इस वाले टॉपिक पे कई बार सवाल आया हुआ है बेटा, नए सिलेबस में भी आया है, इसको ध्यान दे लेना। 5 चीजें लिखना है तुमको, और कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होती है। फिर CAP was consulted by one of his friend, Mr. Robin. Robin informed him that he wants to enter into education sector and invest in one of the schools being operated in the city. The operation of the school will be managed by Robin only and the proposed investment will be made once CAP confirms the revenue figure given to him by existing management of the school. CAP said that the main source of revenue is fee from student and that will be verified. What special steps involved in the verification of, सिर्फ वेरिफिकेशन ऑफ फीस का पूछा है बेटा, तो वो स्टूडेंट का रजिस्टर वगैरह देख लेंगे, एडवांस फी, लेट फीस, ये वाले जो है वो वाली चीज़ें हम देखेंगे। तो पहला तो स्टूडेंट फी रजिस्टर में से चेक करेंगे फी चार्ज, फिर काउंटर फॉइल देख लेंगे, फिर फी रजिस्टर ईच मंथ का, ये देखो फीस पेड इन एडवांस वगैरह। कुछ फीस जो होती है वो डूब जाती है, इरिकवरेबल होती है, सिर्फ ऊपर ऊपर से हेडिंग भी कर लिया ना तो भी तो पूरे नंबर ले आओगे। एडमिशन स्लिप्स वगैरह साइन बाय हेड है क्या, फ्री स्टूडेंट कंसेशन कितनों को दिया है, लेट पेमेंट एब्सेंस के लिए, हॉस्टल ड्यूज वगैरह टाइम पर रिकवर हुए या नहीं, जो भी फीस की इनकम है उसको आप कैसे, तो स्कूल तो गए हुए हो, ऐसे जनरल भी तो लिख सकते हो, और एक बार रीड कर लिया तो आपको पता लग ही जाएगा कि ये सारी जनरल चीजें हैं। डन है, यहां तक का डन है। तो आइए मई में अब देखें चैप्टर
9 से हर एक में आ रहा है बेटा, कंपलसरी आएगा ही आएगा 2 सवाल। Messrs. PQ and Company Chartered Accountant have been appointed as statutory auditor of CBD Multiplex. लगता है सिनेमा का ऑडिट है। The audit team member started the audit and verified the ledger and other books of accounts of financial year 24-25. However, one of the team member was of the view इंटरनल, ये तो फर्स्ट पॉइंट है सिनेमा का, इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म। मैंने बोला था सिनेमा में और कुछ करो नहीं करो, ये करके जाना है कि भाई साहब एंट्री प्रिंटेड टिकट्स के साथ ही होगी, डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट शोज के अलग अलग टिकट है, एडवांस बुकिंग की अलग टिकट है, ये वाले पॉइंट। तो कैन यू गाइड कि इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे देखेंगे? वही एंट्रेंस सिनेमा हॉल ड्यूरिंग प्रिंटेड टिकट्स की सीरियली नंबर्ड है, बाउंड इनटू बुक्स है, ईच क्लास शो की डिफरेंट है, एडवांस बुकिंग के लिए सेपरेट सीरीज है, कस्टडी जो भी है इन्वेंट्री टिकट्स की वो किसी रिस्पॉन्सिबल पार्टी के पास पड़ी है। ये वाला पॉइंट, पहला वाला पॉइंट हमेशा सुपर इंपॉर्टेंट होता है और ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है आईसीएआई द्वारा। तो दैट वाज इट फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 9। अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर 10, जो जरूरी नहीं है एग्जाम में आएगा तो 4 से 6 नंबर दे के जाएगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। भगवान करे कि वो कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर है वो बार बार आता है, वो ही आ जाए यार, बच्चा खुश हो जाता है। तो आइए देखते हैं मई में क्या सवाल था इस पे। MNB Bank advanced certain loans guaranteed by the government. State prudential norm for asset classification and income recognition. Government, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा स्टैंडर्ड एसेट होता है, बस एक ही तरीका है इनकम रिकॉग्निशन के हिसाब से वो एनपीए हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर 90 दिन से ऊपर ओवरड्यू हो जाता है तो इनकम एज वेल एज प्रोविजनिंग के हिसाब से होता है। दैट इज इट, इतना ही दिया हुआ था कि गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर है तो जब तक गारंटी इन्वोक या रेप्यूडिएट नहीं की जाती, ठीक है, वुड बी क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट, लेकिन एनपीए इनकम रिकॉग्निशन पर्पस की वजह से हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर स्टेट गवर्नमेंट का है नाटक, ठीक है, अगर मोर देन 90 डेज हो जाते हैं तो प्रोविजनिंग एंड इनकम रिकॉग्निशन दोनों की वजह से। इतना लिखा पूरे नंबर। ऑल्टरनेट भी क्या दिया है, ये सेम वर्ड्स कोई बस घुमा फिरा के दिया है क्योंकि कंटेंट ही इतना सा दिया हुआ है। भाई साहब ये तो भयंकर, इतना कौन करेगा भाई, मतलब ही नहीं है। फिर मई के बाद सितंबर में क्या सवाल था कि के लिमिटेड इज अवेलिंग सीसी लिमिट ऑफ 25 करोड़ फ्रॉम एलिमेंट बैंक लिमिटेड। द ड्रॉइंग पावर ऑफ द कंपनी 22 से 25 करोड़ के बीच में ऊपर नीचे होती रहती है। द लिमिट अवेल्ड बाय द कंपनी रिमेन लेस देन 20 करोड़। अच्छा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेस देन 20 करोड़, तो इसको ऐसे देख लो, ये जो है, ठीक है, सैंक्शन लिमिट है, ये तो हमारी क्या हो गई, ड्रॉइंग पावर हो गई, और ये क्या है, ये हमारा हो गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ड्यूरिंग द डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द कंपनी हैज नॉट डिपॉजिटेड एनी अमाउंट इन सीसी एंड देयर आर नो अदर क्रेडिट, तो भैया आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा ना। ड्यूरिंग द लास्ट 2 क्वार्टर, लास्ट 2 क्वार्टर तक 90 दिन से ऊपर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा ना, अगर 1 रुपया भी नहीं आया है। हाउ विल अकाउंट बी क्लासिफाइड आउट ऑफ ऑर्डर। अब अच्छा लेवल सवाल कि अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर है ये वाला, और आउट ऑफ ऑर्डर के हमने तीनों केसेस लिख दिए। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंटिन्यूसली एक्सेस है एसएलडीपी से, अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेस भी है एसएलडीपी से, लेकिन ठीक है, नो क्रेडिट कंटिन्यूसली फॉर 90 डेज बैलेंस शीट डेट से, और क्रेडिट है भी तो नॉट इनफ कि 90 डेज का इंटरेस्ट को कवर करने के लिए पैसा नहीं है। बहुत ज्यादा बार ये वाली चीजें पूछी गई है। अब आप अपने हिसाब से तो शुड बी कंसिडर्ड एज आउट ऑफ ऑर्डर, इजी। फिर सितंबर में एक और सवाल क्या आया था, यू आर द ऑडिटर ऑफ प्लस बैंक, द बैंक हैज मेड फॉलोइंग प्रोविजन इन द ईयर। प्रोविजन फॉर बैड डेट 66 करोड़, सब स्टैंडर्ड का 78, एक्सपेंसेस का 24, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 55। You are in the process of verifying provisions and contingencies of the bank. What audit approach? अब देखना बेटा, ये वाले जो प्रोविजंस दिए हुए हैं एग्जाम में बेटा, इसका तो काम ही नहीं था। सीधा सवाल अलग है कि प्रोविजन कंटिजेंसीज जो बैंक की होती है उनको आप कैसे कैसे देखोगे, क्योंकि बैंक के लिए ये लास्ट का टॉपिक है बैंक ऑडिट में कि सर कंप्लायंस विद वेरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर प्रोविजनिंग, फिर
अंडरस्टैंडिंग हाउ बैंक कंप्यूट्स प्रोविजन स्टैंडर्ड एसेट एनपीए पे कैसे करता है। फिर ऑडिटर वेरीफाई करेगा लोन क्लासिफिकेशन सैंपल बेसिस पे, डिटेल ब्रेकअप स्टैंडर्ड लोन एनपीए का डिटेल ब्रेकअप लेगा। ऑप्टेन टैक्स प्रोविजन कंप्यूटेशन बैंक मैनेजमेंट से, आरबीआई के हिसाब से वो चेक कर लेगा। ठीक है, ये लास्ट वाला टॉपिक है। फिर जनवरी में इसमें सवाल नहीं था, सितंबर के बाद जनवरी में सवाल नहीं था, लेकिन मई में फिर से सवाल आ गया। और मई में क्या सवाल आया, अरे अरे अरे, ड्राइंग पावर कंप्यूटेशन का। बच्चे तो कूदने लग गए थे, मई वाले बच्चे तो, कि कंप्यूट द ड्राइंग पावर ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट ग्रांटेड टू एस लिमिटेड बाय ट्रस्ट बैंक, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टॉक 50,000 का है, डेटर 45,000 के हैं, जिसमें से 5,000 पुराने डेटर हैं, क्रेडिटर 15,000 के हैं, और सैंक्शन लिमिट 45,000 की सैंक्शन लिमिट है। स्टॉक पे मार्जिन 20% का, डेटर पे 50% का। 3 महीने से ऊपर का डेटर इनएलिजिबल हो गया। बेटा बच्चा लेवल सवाल है, तुम लोग को कैलकुलेट करना आता है ना एक बार, नहीं तो ये वाली चीज मैं आप लोग को थोड़ा बता देता हूं जिन बच्चों को ये नहीं आता। सिंपल सी चीज होती है रे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ, आप पहले किसी से भी ले लो, स्टॉक या डेटर किसी को भी उठा लो। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले जैसे स्टॉक ले लेता हूं। ठीक है, तो स्टॉक की अगर मेरी वैल्यू है 50,000, मैंने यहां पे लिख दिया, लेस अगर कोई क्रेडिटर है। ठीक है, देखें कोई क्रेडिटर है क्या। हाँ, क्रेडिटर है 15,000 के, ये देखो ये रहे क्रेडिटर 15,000 के, तो क्रेडिटर यहाँ से 15,000 के माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टॉक पेड फॉर कितना है, जिसके आपने पैसे दे दिए, 35,000 के स्टॉक के मैंने पैसे दे चुका हूँ। 15,000 के क्रेडिटर थे, मतलब बाकी के पैसे दे दिया हूँ। इसमें से स्टॉक पे मार्जिन कितना है, 20% का मार्जिन है, तो वो माइनस कर दो। 35,000 का 20% मेरे हिसाब से तो 7,000 होता है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो चेक कर लेना बेटा। ठीक है, तो स्टॉक फॉर ड्राइंग पावर कितना हुआ, स्टॉक की वैल्यू आई 28,000 की। फिर बी वाला हमारा क्या आया, डेटर। ठीक है, डेटर टोटल कितने के थे, 45,000 के थे, जिसमें से 5,000 के तो इनएलिजिबल है। ठीक है, तो 45 ही था ना, हाँ 45, जिसमें से 5,000 के तो इनएलिजिबल है, माइनस 5,000 के हमारे डेटर इनएलिजिबल हो गए। मतलब एलिजिबल डेटर कितने के हो गए, 40,000 के। जहां तक मेरे को याद है इस पे 50% क्वेश्चन में लिखा है मार्जिन, वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 20,000 हमारा ये चला गया, तो मतलब ये कितने का बचा, 20,000 का। ठीक है, तो डेटर्स फॉर ड्राइंग पावर कितने के हो गए भाई, 20,000 के हो गए। तो ड्राइंग पावर कितनी आ गई, ड्राइंग पावर आ गई 48,000 की हमारी ड्राइंग पावर आ गई। ठीक है, 48,000 की हमारी क्या आ गई, ड्राइंग पावर आ गई। मजा आ रहा है, ये तुम स्केल स्केल से बनाओ नहीं बनाओ, बस इतना लिख भी दोगे ना तो भी पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे।
ये तो मेरे को देखना था स्केल कैसे यूज करते हैं, इसीलिए। हाँ जरा आप टाइम पास कर लो बस बेटा। लेकिन बस यहाँ पे ये देखना कि सैंक्शन लिमिट कितनी है, जहाँ तक मेरे को याद है 45,000 थी क्या? हाँ सैंक्शन लिमिट 45,000 है। तो एस एल और डीपी विच एवर इज लेस, आप उससे कम पे ही पैसा निकाल सकते हो। तो 48,000 अपनी सही आई है। फिर चलो चैप्टर 11 द लास्ट थिंग हमारे यहाँ पे, ठीक है। अगेन इजी चैप्टर, वेरी 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 इजी। 8 से 10 मार्क्स का आता है। 2 क्वेश्चन तो पक्के आते ही हैं, केस स्टडी में भी इस चैप्टर का बोलबाला रहता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या आया। A professional accountant is expected to comply with the fundamental principles of professional ethics at all times. Explain कौन सा fundamental principle governing professional ethics is violated. सीधा मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई की है नहीं की, बस ये चेक कर रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एक्सेप्टेड अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर ऑफ द फर्म, जहां पे उसकी सिस्टर ही पार्टनर थी। कौन सा फंडामेंटल, पहले तो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये थ्रेट की बात कर रहा है क्या? ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात कर रहा है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो भाई यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी टूट गई ना, बायस्ड रहेगा ना भाई, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, दो भी चीजें टूट सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिविटी लग रहा है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस वाज अप्रोच बाय हिज फ्रेंड टू सीक सम इनसाइडर इंफॉर्मेशन। इनसाइडर इंफॉर्मेशन, इंटेग्रिटी जो है वो लग रहा है, ही कुड नॉट रिफ्यूज फ्रेंड को इंटेग्रिटी। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी भी तो आ सकता है, फ्रेंड के अनड्यू इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर भी हो सकता है भैया, ये ऐसे काम कर रहा है जो डिस्क्रेडिट कर रहा है प्रोफेशन को। A chartered accountant practice failed to inform his client about change in laws. भैया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, ध्यान से उसने काम नहीं किया। ऑब्जेक्टिविटी आ गया पहला वाला, ये तो ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, पहले तो इसने फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखे हैं क्या सारे? हाँ जरूरत ही, अच्छा नहीं नहीं ऐसे नहीं, अलग अलग। दूसरे में कॉन्फिडेंशियलिटी, हाँ इनसाइडर ट्रेडिंग है सर, कॉन्फिडेंशियलिटी होगा ना। और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, ये वाला तो सही था ही था। फिर इजी सा सवाल था। फिर CAM is the engagement partner of the firm Messrs Y2Z LLP and he is auditing the financial statement of a listed entity ABC Limited. The audit firm has determined that engagement quality control review is required for this assignment. सवाल क्या है? Discuss the responsibilities of CM as engagement partner for engagement quality control review. भैया क्या क्या पार्टनर की क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपॉइंट किया गया है, उसके साथ मैटर डिस्कस किए गए हैं। जब तक उसने साइन नहीं कर दिया तब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं देनी है। तो पहला वाला ये आया कि डिटरमाइन करो कि क्या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का अपॉइंटमेंट हुआ है। दूसरा कि इसके साथ डिस्कस करो सिग्निफिकेंट मैटर। और तीसरा नॉट टू डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट जब तक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाता। ये 3 चीजें हैं। फिर सितंबर में क्या सवाल? मिस्टर जे एन आर्टिकल्ड क्लर्क विथ अ बिग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, he is a part of engagement team which is conducting the audit of a company for the first time. They are assigned with the work of preparing draft audit engagement letter. Mr. Z is not sure how to go about it. Explain what is an audit engagement letter. भैया एक लेटर होता है जो ऑडिटर क्लाइंट को सेंड करता है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और उसमें क्या क्या आते हैं? अरे सर 4 चीज़ें 5 चीज़ें आती है ना, कि स्कोप, ऑब्जेक्टिव जो है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफाइड FRF, एक्सपेक्टेड फॉर्म कंटेंट विद अ स्टेटमेंट की जो एक्चुअल है वो डिफर हो सकता है। ऐसे बच्चा लेवल सवाल। तो ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। ऑडिटर शैल agree audit engagement with the management TCWG. The agreed terms are recorded in a letter या other suitable written forms. Such an agreement is known as audit engagement letter. ये sent by auditor to his client है ताकि misunderstanding reduce हो जाए greatest end.
क्या क्या आता है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव स्कोप आएगा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ और रेफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड फॉर्म कंटेंट देर, और विथ हम साथ में एक स्टेटमेंट भी दे देते हैं कि देर में भी सरकम्स जहां पे रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड फॉर्म या कंटेंट। इतना लिखना है, इसके आगे इससे कम ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। फिर सितंबर में क्या सवाल थे? CAP is a professional accountant in service in terms of employment and professional relationship with employer. He has to be alert to the possibility of inadvertent disclosure of any information outside the employing organization. However, in view of the disclosure required by law, CAP had to divulge the information and documents as evidence in the course of legal proceedings. CAP has violated any fundamental principle professional ethics in this case. वैसे तो कॉन्फिडेंशियलिटी वाला, लेकिन सर उसके एक्सेप्शन है कि अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है, रेगुलेशन है, परमिटेड बाय क्लाइंट या एम्प्लॉयर है या प्रोफेशनल ड्यूटी है, तो इन दिस केस ही इज नॉट वायलेटेड। तो वैसे तो बात कॉन्फिडेंशियलिटी की चल रही है, ठीक है, लेकिन लेकिन कॉन्फिडेंशियल में भी डिस्क्लोज्ड, रिक्वायर्ड बाय लॉ है, परमिटेड बाय लॉ है, ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट या एम्प्लॉयर है या प्रोफेशनल ड्यूटी है, ठीक है, तब तो यहाँ पे CAP ने कुछ भी, कोई भी फंडामेंटल प्रिंसिपल नॉट वायलेटेड, विल नॉट बी हेल्ड, ठीक है, वायलेट नहीं किया। ऐसे अपने हिसाब से बेटा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें लिखता रहता है, वो लिखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितने की पॉइंट्स हैं उनको लिखो, उस पे नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। जनवरी में क्या सीन है? CAH is managing partner of HK and Company, a chartered accountants firm having registered office at Delhi, with the annual task of reviewing whether any threat to independence is observed in the firm. CAH noted down following observation from the staff and partner. Threats, लगता है यहाँ पे थ्रेट पता लगाने। CAJ, partner of the firm, performed statutory audit as well as non-audit engagement। भैया ऑडिट भी खुद ही की है, नॉन ऑडिट भी खुद ही की है। जो नॉन ऑडिट की चीजें आप ऑडिट करोगे तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया। CM partner firm has done income tax audit for Happy, where CM has material significant indirect financial interest। भैया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का एग्जांपल है ये। The cost of air travel and stay accommodation of family members of the team, डायरेक्ट एग्जांपल है फैमिलियरिटी थ्रेट का, शायद लास्ट वाला एग्जांपल है, चेक करना। One of the client Chalk threatened to replace them as auditor because the audit team member insists to make provision, was not willing to provide। threatened सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकता है रिप्लेसमेंट का, ठीक है, लेकिन रिप्लेसमेंट इंटिमिडेशन थ्रेट भी हो सकता है। CN partner of the firm who audited messes became arbitrator for advocacy। arbitrator है ये, advocacy threat, ये वर्ड लिखा हुआ है advocacy में। CN accepted the assignment of tax audit of TRF। Management agreed to pay him contingent fee। बेटा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया ना, कंटिंजेंट है आपकी फीस। लास्ट एग्जांपल है, बताओ कौन कौन से थे? सेल्फ रिव्यू था, हाँ पहला वाला सही है। फिर हैज डन इनकम टैक्स ऑडिट, हैज मटीरियल सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट, सेल्फ इंटरेस्ट सही है। कॉस्ट ऑफ ट्रायल फैमिलियरिटी का लास्ट वाला ठीक है। उसको थ्रेटन्ड कर दिया तो इंटिमिडेशन थ्रेट ठीक है। फिर आर्बिट्रेटर बना, एडवोकेसी थ्रेट, और कंटिंजेंट फी था, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। एग्जाम्पल्स अगर मैंने आपको बोले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल एक बार पढ़ लिए तो पूरा का पूरा टॉपिक इजी लगेगा। फिर जैन में क्या सवाल? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बीइंग रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग केसेस, कि क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड एक्ट diligently and in accordance with applicable technical and professional standard while providing professional service। professional account diligently, बेटा professional ये diligently word ही जो था professional competence and due care में था। A professional accountant shall not knowingly be associated with the report he believes कि false है। बेटा पहला वाला इंटेग्रिटी, ये आखिरी वाला था इंटेग्रिटी का पॉइंट। तो पहला ब्ला 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 कहा है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर।
नाम लिखा नहीं, लेकिन तुमको लिखना पड़ेगा। और दूसरा ये इंटेग्रिटी, ये तो इंटेग्रिटी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर मई में क्या सवाल था? लक लिमिटेड, अ मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अप्रोच सीएएस, a qualified chartered accountant, to conduct audit of the financial year ended March 31, 2025. The company requests CAS to give acceptance of the audit so that audit can be commenced within time. With reference to ऐसे 210, how the auditor will establish whether preconditions are determine करेंगे कि प्रीकंडीशंस प्रेजेंट है, डिटरमाइन के लिए कि क्या एप्लीकेबल एफआरएफ है और क्या मैनेजमेंट एक्नॉलेज अंडरस्टैंड कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इंटरनल कंट्रोल एज नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस, ठीक है, टू बुक्स रिकॉर्ड्स वगैरह का एक्सेस है, फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन एज कंसिडर ऑडिटर कंसिडर नेसेसरी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन फ्रॉम हुम ऑडिट एविडेंस कैन बी ऑब्टेन्ड। मतलब मेरे को तो, तुमको भी ऐसे ही याद है क्या? डिटरमाइन करेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड ऑब्टेन अग्रीमेंट की मैनेजमेंट एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड कर रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एफआरएफ के हिसाब से, इंटरनल कंट्रोल जो नेसेसरी है, और तीसरा प्रोवाइड ऑडिटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड पर्संस का फ्रॉम होम ऑडिट एविडेंस ले सकता है। याद हो गया होगा ना ये तो तुमको भी अब तक। चलो फिर मई में और क्या है कि मैसेज एबीसी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ डीएफ लिमिटेड व्हेन DF Limited, which is a listed company, for the financial year 24-25. CAX, a seasoned chartered accountant with over 15 years of experience, has been assigned as engagement partner for the audit. CAX takes responsibility for maintaining overall quality on his audit engagement in accordance with SA 220. चाहिए क्या हमें? What do the actions of engagement partner and appropriate messages to the other members of the engagement team taking the responsibility of overall quality? क्या बताएंगे एक्शन? द एक्शंस एंड मैसेजेस ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट टीम किस पे एम्फसाइज करेंगे भाई? ठीक है, किस पे? एक्शंस ऑफ द engagement partner and messages to the engagement team should emphasize on, किस किस पे emphasize करेगा? पहले importance of quality and second quality is essential। ठीक है, जब इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी बता रहा है तो क्या क्या बता रहा है भाई? कि वर्क शुड कंप्लाई विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, legal and regulatory requirement। ठीक है, दूसरा इशू एप्रोप्रिएट, क्योंकि ऐसे 220 है तो हम ऑडिट लिख सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट। अगर SQC 1 होता तो इशू एप्रोप्रिएट रिपोर्ट ही लिखते, अदरवाइज यहाँ पे हम एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट। तो भाई वही इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी की परफॉर्मिंग वर्क कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल एंड रेगुलेटरी, हाँ, और कंप्लाइंग फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पहले से इशू ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एंगेजमेंट टीम में एबिलिटी होनी चाहिए टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल। फिर फैक्ट की क्वालिटी असेंशियल है, ये तो हमने पहले ही लिख लिया था। डन है। विद दिस बेटा हमारे चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 11 वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं
ये वाले भी हमने पीवाईक्यू के देख लिए। मुझे बताना बेटा, ये वाले क्वेश्चन अगर तुम्हारे अटेम्प्ट में आ जाते तो तुम तो नंबर ले आते ना। तो अब सुनो, पास क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, इनको अच्छे से देख लेना, ये आपको कॉन्फिडेंस भी देते हैं कि हाँ भाई जो आपने पढ़ाई की थी ना वो अच्छे से की। ये हमारा आखिरी सेशन हुआ है बेटा, जो हम लाइव और रिकॉर्डेड्स में अभी लेके आए हैं उत्कर्ष बैच के अंदर, ऑडिट के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपसे कब मिलूंगा, मैं आपसे मिलूंगा वार्म अप सेशन में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कर लेना। बार बार आप लोग को क्या करना है बेटा, अगर सारे बच्चे एक साथ नहीं भी देखे होंगे तो ये मैराथन और ये वाले सेशन से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, कम से कम 2 टेस्ट 100% के हाथ से कम निकालने चाहिए आप लोगों को। मैं अभी एक चीज और आप लोग के लिए रिकॉर्डेड में लाने वाला हूं, वो है MTP1 MTP2 एक साथ मैंने सॉल्व कर दिया, ताकि अपने को ये पता लग जाए आईसीएआई इस बार किस लेवल के सवाल पूछ रहा है। MTP1 तो अच्छे लेवल का था, MTP2 ओके इजी था। ठीक है, और इसके अलावा तुम्हें क्या करने हैं, मैंने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिस्ट दे दिए। विश यू ऑल द बेस्ट, चलो टेक केयर, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।